तो आज जो है मैं बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर, आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे साथ मेरे बॉक्सिंग के खिलाड़ी सुपर हेवीवेट के। हम लोग जो हैं फिलहाल तैयारी कर रहे थे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, लेकिन किसी कारणवश खिलाड़ी जो है अभी आप जो हैं चंडीगढ़ का पटियाला में जो है जॉब करेंगे अपना फिटनेस इंडस्ट्री में। पहले भी जो है फिटनेस मैनेजर रह चुके हैं, तो अभी जो है किसी कारणवश इनको जो वहाँ जाना पड़ रहा है और पटियाला मूव करेंगे। लेकिन मैं इनका एक्सपीरियंस पूछूंगा कि आपने हमारे पास ट्रेनिंग करी, आपको कैसा लगा, कैसा माहौल था ट्रेनिंग का, बॉक्सिंग ट्रेनिंग और आपका जो है बॉडी बिल्डिंग में कितना अंतर महसूस किया। तो जिस आदमी ने जो है एक्चुअल दोनों लाइफ जी है, बॉडी बिल्डर की लाइफ और बॉक्सिंग लाइफ, तो वो बता सकता है कि क्या अंतर था दोनों में, किस तरह का जो है उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर की जो स्ट्रेंथ होती है उनमें जो है स्ट्रेंथ रहती है और हमें स्ट्रेंथ इंडोरेंस रहता है बॉक्सर्स में, तो काफी अंतर है गेम को लेके भी और टेक्निक को लेके भी। एक बॉडी बिल्डर का जो है बॉक्सिंग करना काफी टफ है, क्योंकि उनकी बॉडी उनका जो है मसल्स का सिस्टम दूसरा होता है, हमारा दूसरा होता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं ललित जी से बात करूंगा इस बारे में। तो ललित जी आप बताइए, आपको कैसा यार लगा आपको बॉक्सिंग ट्रेनिंग, कितना साल ट्रेनिंग करी हमारे पास? लगभग सर लगभग 1.5 साल। 1.5 साल बीच में दिल्ली भी गए थे आप ना? हाँ, बीच में दिल्ली चला गया था, फिर वापस आके फिर ज्वाइन कर लिया। ठीक, पहले अपने बारे में बताओ जरा इनको कि क्या कुछ अपना प्रोफाइल बारे में थोड़ा सा। हाँ, मैं 12 साल से हूँ फिटनेस प्रोफेशनल एज अ। पिछले 3 साल से एज अ फिटनेस मैनेजर काम कर रहा हूँ मैं, और सर के अंडर ट्रेनिंग करते हुए 1.5 साल हो गया मेरे को। शुरू में बड़ी दिक्कतें आती थी अपने खुद के बॉडी वेट को लेके, और क्योंकि काफ़ी टाइम से बॉडी वेट मतलब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ मैं केवल वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता। तो इसके वजह शुरुआत में मेरे को बॉक्सिंग में मोबिलिटी को लेके, एंडोरेंस को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। पर सर के अंडर ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे करके अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोशिश जारी है सर के मार्गदर्शन। मैं बताना चाहूँगा ललित जी आपको ना काफ़ी, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं ना मुझे लगता है कि सामने खिलाड़ी को जो है मोटिवेट करने के लिए, आप तो खैर आप तो खुद स्पोर्ट्स साइंस को पढ़ चुके हैं, और मैं स्पोर्ट्स साइंस में जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन में मैंने 8 साल करीबन आर्मी में जॉब की है स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर में। तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स की एक बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग और उसके बॉडी का स्ट्रक्चर और एक बॉक्सर का स्ट्रक्चर कितना अंतर है। लेकिन काफ़ी लोग नहीं समझते, जिन्होंने सिर्फ बॉक्सिंग करी है या कोई एक ही गेम करा, वो नहीं समझते। तो मैं काफ़ी बार स्टेट में लगाता तो मुझे वो कमेंट मारते थे, अरे स्टेट को सिखा ले खिलाड़ी को, या फिर जो है इसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा, इसका बॉडी वेट गिरवा दो, बॉडी वेट कितना हैवी रखा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उनको समझा सकते हैं कि यार एक बॉडी बिल्डर बॉक्सर में कितना अंतर होता है मसल्स को लेके। स्टिव होती है उनका, स्टिव होता है क्योंकि उनको मसल्स का साइज बढ़ाना होता है। और हमारे बॉक्सिंग में क्या है, तो आपके द्वारा मैं उन कोचेज को मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरे जो मेरा गेम है आप मुझे बताएंगे। बेसिकली क्या होता है, जो इंसान काफ़ी टाइम से वेट ट्रेनिंग करता आ रहा है, उसके साथ में सबसे बड़ा इशू तो होता है कि उसके जो जॉइंट्स हैं वो फुल रेंज ऑफ मोशन में काम नहीं करते। ठीक है, आप जब लंबे टाइम तक वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्पेशली जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, बट बॉक्सिंग में क्या होता है, बॉक्सिंग में आपको अपने कुछ स्पेसिफिक मसल्स को पूरे रेंज ऑफ मोशन में और उनसे मैक्सिमम काम लेना है। जैसे आपका शोल्डर्स हो गया, आपका सेल्टस एंटीरियर हुआ, आपके ट्रैप्स हुए, ठीक है, आपके लोअर बॉडी मसल्स हुए। बॉडी बिल्डर के लिए इन सारे मसल्स को एक साथ चलाना स्पेशली बॉक्सिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। साइड में जो देख रहा है बंदा, जिसको दोनों चीज़ की, जैसे सर ने बताया, दोनों चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसके लिए कहना आसान है, बट जब आप ऑन ग्राउंड, जब आप रिंग में उतरेंगे उस चीज़ को लेके, एक ऐसे बंदे को लेके जो लंबे टाइम से केवल वेट ट्रेनिंग कर रहा है और उसको आप स्पेसिफिकली 100 प्लस सबसे बड़ी बात सुपर हैवी वेट, और उसको आप बॉक्सिंग में आप लेके आएंगे। एज भी एक फैक्टर होता है, मैं 30 प्लस एज है मेरी। ठीक है, इस एज में जब आप शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मेंटल चैलेंजेस आते हैं, फिजिकल चैलेंजेस आते हैं। उन सब से ओवरकम करके अगर कोई बंदा एक सर्टेन लेवल तक पहुंच रहा है तो आइडियली उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय कोशिश करना चाहिए कि उसको प्रेज करें ताकि वो और आगे जा सके। और सबसे बड़ी बात, सर को, जिन्होंने उस गुरु को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा बंदा तैयार कर दिया। ऐसा बंदा तैयार करने में बहुत बड़ी बात होती है। सर ने किया है, मैं खुद कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि कितने चैलेंजेस आते हैं, कितने शुरू हमें पता है। एक्चुअली क्या है, मुझे पता है, मैं क्योंकि मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। मैं आर्मी में भी जो है, हमने जो है आर्मी में जो है सारे स्पोर्ट्स को लेकर जो है काम किए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड में 7-8 साल मैंने काम किया है स्पोर्ट्स मेडिसिन को लेकर। तो वहाँ पर क्या था, अलग अलग स्पोर्ट्समैन को लेकर हम जो है उनके स्पेसिफिक
टेस्ट लेते थे कि बॉक्सर है उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन ये रिक्वायरमेंट पता सिर्फ बॉक्सर को होगा। लेकिन हमने जो है स्पोर्ट्स फील्ड में काम किया, मैंने जो है एज अ स्पोर्ट्स कंडीशनर मैंने जो है डिप्लोमा भी कर चुका हूँ आर्मी के अंदर। तो इसके लिए मुझे पता है कि एक बॉडी बिल्डर को क्या रिक्वायरमेंट है, बॉक्सर को क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा है कि हम बॉडी बिल्डर को वही ट्रेनिंग कराएं जो बॉक्सर को कराएं, जो रेसलर को ट्रेनिंग करा सकते हैं वो हम कबड्डी वाले को नहीं करा सकते। खैर ये पावर स्पोर्ट्स है, हमारे कबड्डी बॉक्सिंग और रेसलिंग का थोड़ा सा मिलता है हमारा, मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक साइकिलिस्ट, एक साइकिलिंग वाले खिलाड़ी को बॉक्सिंग वाली ट्रेनिंग ग्राउंड, स्टैंड ट्रेनिंग ग्राउंड, बहुत फर्क है। लेकिन ये वही समझ सकता है जिसने इस चीज पे काम किया है। काफी कोच मुझे जो इस तरह की भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे, दिल बहुत दुखता था। लेकिन जो है हमने कभी हार नहीं मानी और हमने जो है आगे बढ़े हमेशा। हमें तो इनसे मतलब जो हमें जो है इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे उससे जो है मतलब मोटिवेशन मिलता है, यार मोटिवेशन मिलता है, कुछ करने की प्रेरणा मिलती है कि चल यार किसी न किसी बहाने आदमी मुझे देख तो रहा है। लेकिन सच मानो मैं उन कोचेस को ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई तो खिलाड़ी हो तो अच्छा करा था मेरे पास, उस पर उनको लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते। अगर उनके पास कुछ ऐसा है तो वो क्यों नहीं दिखाते यार, वो डालो ना, एक क्लिप डालो मेरे पास, ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ मैं। जिसने पहले से बॉक्सिंग सीखी हो उसको पैड कराना आसान है, उसको विसिल बजाना आसान है, लेकिन एक नए को सिखा के तैयार करना बहुत मुश्किल है। हमने करीबन जो है हमने 800, 900, 1000 बच्चों को बॉक्सिंग सिखा चुका हूँ अभी तक अपने क्लब में, इतना है। तो ललित जी यार मैं ना आपको जब आप पहली बार आए थे तो आपने 30 सेकंड का 30 सेकंड तो आपने 30 सेकंड में सर हमने वो कर दी बात, तो मैं उस दिन देखा आप कितना थक गया थे। और आज की डेट में अभी लास्ट पैडिंग का वीडियो भी मैं इसमें शेयर करूंगा। लास्ट पैडिंग किया आपने, मतलब ही नहीं है, 3.5 मिनट में सामने वाले खिलाड़ी को बोलना पड़ा, सर टाइम हो गया है। तो बहुत बढ़िया यार, आप बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा रोकना वीडियो को है। ललित जी शुरू कर दिया बेटा, स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आप ये मुझे ये बताओ कि आपको जो है यहाँ ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग का माहौल के बारे में कैसा लगा, क्या माहौल लगा आपको। और दूसरा ये बताओ क्या जो है यहाँ पे बच्चों में कैसा क्रेज है, बच्चे ट्रेनिंग का माहौल कैसे बना हुआ है, क्या महसूस किया आपने। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। एक मतलब हर तरह का बंदा, जो मैंने आके यहाँ देखा है, हर तरह का बंदा सर के अंदर सीख सकता है। भले वो 8 साल का बच्चा हो या फिर मेरे ऐसी एज का 30+ बंदा भी होगा, वो भी सर के अंडर में इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। 3 बार ट्रेनिंग सेशन चलते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में। कोई भी बंदा डेडिकेटेड है, सर जैसा बताया है, वर्कआउट को, डाइट को वैसा फॉलो करता है, तो वो बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छा कर सकता है। स्पेशली अगर छोटा बच्चा है तो उसमें एज अ करियर भी उसको लेके जा सकता है। सर के अंदर काफ़ी बच्चे स्टेट्स में, नेशनल में खेले हैं जी, जूनियर में, सब जूनियर में, सीनियर में भी, नेशनल तक में मेडलिस्ट हैं सर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था दिनेश भाई कि जो है हमने देखा कि कुछ इधर जो है बच्चे जो है हमने जो फिटनेस इक्विपमेंट भी रखे, वेट ट्रेनिंग का देखा हुआ, तो जो कि मैं खुद आर्मी में था तो हमारे पास क्या पर्सनल नहीं होते बॉक्सिंग क्लब में। तो वेट ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं तो बताता नहीं, क्या है कि आप बताएंगे तो शायद इनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आप इन बॉक्सर्स को बताएं कितना इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग हमारे बॉक्सर्स के लिए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे आप। बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, इंडिया में तो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं स्टूडेंट ट्रेनिंग, बट अगर आप बाहर देखेंगे कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स जिसमें आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी ट्रेनिंग का पार्ट जरूर करते हैं। आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मसल्स को ही यूज़ कर रहे हैं, बट जब आपके मसल की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपके पंचेस में पावर नहीं आएगी, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे आपके मसल। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर ने बताया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बॉक्सर के लिए, उसके मसल्स में, उसके पंचेस में पावर आएगा, एंडोरेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगा। जो नॉकआउट पंच कहते हैं, आप पॉइंट निकालते रहे वो अलग बात है, बट जो एक नॉकआउट पंच है, हाँ एक पंच में अपोनेंट को गिराने वाली बात, वो सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हम जो है 2 दिन हफ्ते में स्टैंड ट्रेनिंग कराते हैं, सर्किट ट्रेनिंग कराते हैं और स्टैंड इंडोरेंस पे वर्क कराते हैं। प्रॉपर जो है सर्किट ट्रेनिंग लगाते हैं, कहीं पे क्लीन एंड जर्क हो रहा है, कहीं पे जो है हाफ स्क्वाट्स हो रहा है, कहीं पे जो है लेग प्रेस हो रहा है, कहीं पे लेट पुल डाउन हो रहा है और सीटेड केबल हो रहा है, कहीं पे जो है लंबा फॉरवर्ड रेज हो रहा है, साइड रेज हो रहा है, कहीं पे हैमरिंग हो रही है।
तो हम जो है अलग अलग बदल सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हफ्ते में 2 दिन तो कराता ही कराता कंपलसरी है। बाकी जो हर दिन समय दे सकता है उनको भी शेड्यूल शेयर करेगा, मैंने भी करेगा, उसको मैंने देखा आपने भी किया था। जी 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 वही कह रहा मैं एक्चुअली क्या आपके रहने से मुझे सचमुच ललित जी के रहने से मुझे ये फायदा हुआ, खिलाड़ियों को एक्चुअल पता चल सका जो मैं अपने माध्यम से बताना चाह रहा था इनको कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने भी देखो एक्चुअली ये तो बॉक्सिंग क्लब है, फिर भी यहाँ जो है हमने जो है कम से कम 5-6 लाख का जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इक्विपमेंट डाल रखे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इक्विपमेंट 5-6 लाख के डाल रखे हैं ताकि जो है ना, ताकि खिलाड़ी जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकें। और जो है स्ट्रेंथ को जो है जब हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो हम जो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस यूज कर सकते हैं, बाउट में यूज कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, और इंजरी से बचेंगे। जब मसल्स होगी नहीं तो हमारा तो फिर इंजरी भी हो जाएगी। ऐसे है बिल्कुल सही बात। अगर मसल नहीं होगा आप उसको एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड पुश करते रहेंगे तो आपके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस बंदे के कंपैरिजन में जिसकी मसल डेंसिटी ज़्यादा है। बट आपके जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा वो भी आपका स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होगा, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करता है उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते। बहुत आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी बॉक्सिंग को देख के आप उन पर्टिकुलर मसल्स पे काम करेंगे जो आपके बॉक्सिंग में यूज़ हो रहा है, आपके स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है। तो सर ने उस तरह का शेड्यूल बना रखा है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। एक्चुअली मैं इनको क्या करता हूँ, मैंने जो शेड्यूल बना रखा, मैंने क्या कर रखा कि 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के रिकवरी पीरियड देता हूँ, है ना। 40 से 72 लेके चलाऊँ मैं, ये इस पे काम करते हैं हम लोग। तो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा कि आपका ख्याल कैसा है कि बॉक्सिंग की जाए। मैं बेसिकली गुड़गांव में था मैं। अच्छा वहाँ पे गोल्ड्स में एज अ फिटनेस मैनेजर काम कर रहा था गुड़गांव में। हाँ। तो लॉकडाउन हुआ तो रुड़की गोल्ड्स में मैं एज अ हेड ट्रेनर अपॉइंट हुआ था मैं। हाँ जी। तो यहाँ आके मैंने वही सोचा, वहाँ पे किक बॉक्सिंग कर रहा था मैं गुड़गांव में। अच्छा यहाँ आके थोड़ा एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स से थोड़ा लगाव था, बट वो लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ किक बॉक्सिंग छूट गई। फिर यहाँ मैंने पता किया किक बॉक्सिंग का नहीं मिला। मेरे को ये बॉक्सिंग क्लब के बारे में पता चला। मैं आया सर के अंडर, मैंने कुछ क्लासेस ली, मेरे को लगा कि हाँ वर्थ इट है, करना चाहिए। फिर मैंने शुरू किया, फिर एक बार शुरू कर लिया, फिर तो आपने, मैं तो देख रहा हूँ आपने फिर जो है फुल टाइम बॉक्सिंग शुरू कर दिया। हाँ, फिर जब तक मैं रुड़की रहा तब तक मैंने छोड़ा नहीं। हाँ मैं देखा। तो जब दिल्ली गया हूँ तभी छूटा है, और अब जब जा रहा हूँ मैं फिर। अच्छा तो आपने बताया था अभी किक बॉक्सिंग, तो कितना अंतर किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग ट्रेनिंग में कितना अंतर लगा? ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर इंटेंसिटी की बात की जाए, बॉक्सिंग से ज़्यादा इंटेंसिटी, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बॉक्सिंग से ज़्यादा इंटेंस किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का नहीं होता है। और अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, जितना ज़्यादा एक रियल फाइट में बॉक्सिंग काम करेगी तो दूसरा स्पोर्ट्स नहीं कर सकता मुझे लगता है। रेसलिंग कुछ हद तक काम कर सकती है, बट किक बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, जिजित्सु हो गया, आपका ताइक्वांडो हो गया, वुसू हो गया, क्राउ मागा हो गया, बहुत सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। बट प्रैक्टिकली अगर उनको यूज़ करने की बात की जाए आउट ऑफ द रिंग, सपोज आपकी कोई स्ट्रीट फाइट हो जाती है, कुछ भी इस तरह का कोई माहौल, आप इस तरह की कंडीशन में फंस जाते हैं कि आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है, मुझे नहीं लगता बॉक्सिंग से ज़्यादा कोई कारगर स्पोर्ट्स है, कोई उससे ज़्यादा इफेक्टिव कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अच्छा डाइट को लेके क्या वो है, मैं खिलाड़ियों को डाइट के बारे में बताता हूँ खिलाड़ियों को भी, लेकिन क्या है किसी हम घर में नहीं घुस सकते, बिल्कुल किसी हम घर में घुस नहीं सकते, हमें क्या पता घर में क्या खा रहे हैं। मुझे जो नज़र आता है कि अगर हम डाइट का जो इंटेंसिटी बढ़ाएं या वो ट्रेनिंग का इंटेंसिटी बढ़ाएं या वॉल्यूम बढ़ाएं, बढ़ाते भी हैं, तो मैं देखा खिलाड़ियों में जो है एक जो है खिलाड़ियों में उनका जो है वो क्या बोलते हैं, उनका परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो जिससे पता चलता है, मैं तो यही अनुभव करता हूँ कि यार अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते हुए कि भाई ट्रांजेक्शन पीरियड में मैंने उनकी जो है ट्रांजेक्शन फेज में हमने उनको जनरल वर्क बढ़ाया है, जनरल फिटनेस में बढ़ाया है। जब उनका कॉम्पिटिशन फेज आया तो मैंने वहाँ पे जनरल वर्क खत्म करके उनका जो है स्पेसिफिक वर्क बॉक्सिंग का बढ़ा दिया, फिर भी जो है परफॉर्मेंस उनकी जो है डाउन जाती है। तो आप उनकी डाइट के बारे में बताओ यार थोड़ा इनको। सर बेसिकली उसमें जैसा आपने बताया वो एकदम सही है। क्या होता है, स्पेशली कंपटीशन के टाइम पे वर्कआउट की इंटेंसिटी काफ़ी अप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, अगर आप वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, आपको कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट उस केस में अगर आप नंबर ऑफ कैलोरी उतनी ही ले रहे हैं जितनी आप रेगुलर फेज में ले रहे थे, और इंटेंसिटी आपने बढ़ा रखी है, तो कहीं ना कहीं वो आपके परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। या तो आपके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा इंजरी प्रोन हो जाएंगे, या फिर जो होगा कि आप रिंग में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपको डिजी फील होगा, एनर्जी लो लगेगा, ठीक है। फिर उसके साथ में
रेस्ट का भी एक बहुत ज़्यादा ओवर डाइट का भी बताओ इनको। ओवर डाइट, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा नजर आता है कि वो बच्चे लोग डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, जिसका नेक्स्ट बात हम डाइट को लेके कर रहे थे। तो खिलाड़ी मैंने कुछ यूँ देखे कि हमारे खिलाड़ी जो है कुछ क्या कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसे डाइट की तो ध्यान ही नहीं है, नॉर्मल दाल चावल खा रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें हम जो है खिलाड़ी बन जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। और किसी घर जाके तो हम देख नहीं सकते, है ना। फिर जाके जो है वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, 2-4 दिन तो आदमी हवा में ट्रेनिंग कर रहा है बढ़िया, बाद में तो मुश्किल हो जा रहा है, बॉडी में जान ही नहीं है, कहाँ से जान आएगी, डाइट की तो ध्यान नहीं है। और कुछ हमारे खिलाड़ियों में ये भी रहता है बॉक्सर्स में कि नहीं यार मुझे वेट घटाना है, तो वेट घटाने लेकिन वेट एनर्जी तो चाहिए खेलने के लिए। तो वेट का इशू क्या है, जो मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ, वेट का इशू ये है कि आपको साल भर अपने वेट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपने अगर टारगेट बनाया कि मुझे फ्लाई वेट में खेलना है, मुझे बैंटम में खेलना है, मुझे फेदर में खेलना है, मुझे लाइट में खेलना, लाइट वेल्टर में खेलना, वेल्टर में खेलना, मिडिल में खेलना, लाइट मिडिल में खेलना, हैवी में खेलना, सुपर हैवी में खेलना, तो हमको सब में मेंटेन करके चलना पड़ेगा उसको साल भर। ऐसे नहीं कंपटीशन आया और 4 केजी वजन घटा के पहले दिन आप कंपटीशन में उतर रहे हैं, नहीं, आप नहीं चल सकते, इनके ऊपर चल नहीं सकते, तो वो भी है। तो आप इनको बताओ यार डाउट कैसे मेंटेन करेंगे लोग, क्या है इनका? सर वही जैसा आपने बताया, कोशिश करना है कि ऑफ सीजन में भी मतलब जब आपका कंपटीशन नहीं है तब भी आप अपने वेट को आधा 1 किलो के डिफरेंस पे रखिए, वो ठीक है, पर 4-5 किलो के डिफरेंस पे रखने का मतलब नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे सर ने बताया कि कंपटीशन के 2 दिन पहले बंदे ने 4 किलो 5 किलो गिरा दिया, एक्चुअल में क्या होता है टेक्निकली आप 2 दिन में 4-5 किलो फैट नहीं काट सकते हैं, आप 4-5 किलो पानी कम करेंगे अपनी बॉडी। यस, और जब वो पानी कम होगा ना तो बेसिकली वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। जो क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, स्पैजम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका मसल ऑब्वियसली हमारी बॉडी में 70% से ऊपर, भले ही वो फैट हो, मसल हो, कुछ भी हो, 70% से ऊपर लिक्विड है, जो कि पानी कह लें या लिक्विड कह लें, कुछ भी। और जब आप उसी को कम कर देंगे तो ओवरऑल आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपकी परफॉर्मेंस डिप्लीट होगी, रिंग के अंदर आपको पता चलेगा। फिर बंदे कहते हैं कि यार मैंने वेट तो कम कर लिया पर मैं अंदर जाके रिंग पे खड़ा नहीं हो पा रहा, 3 राउंड खेला नहीं जा रहा, मेरे से जान नहीं है, पैर नहीं हिल रहा, वो इसलिए होता है। तो कोशिश करना है कि पूरे टाइम अपने वेट को आसपास लेके चलें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कंपटीशन के टाइम पे ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। और डाइट का जैसा सर ने बोला कि हाँ डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इन द सेंस इंटेक करते हैं, हाँ, मतलब उनका प्रोटीन इंटेक कम है, ठीक है, कार्ब ज़्यादा ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको लगता है मैं खा तो भरपूर रहा हूँ पर मेरे में जान क्यों नहीं है। तो उनका बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं है। बैलेंस न्यूट्रिशन इन द सेंस आपके मैक्रोज और माइक्रोज, मतलब मैक्रोज में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये आ गया, ठीक है, माइक्रोज में आपके मल्टीविटामिन्स, फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मिनरल, ये सब और भी काफ़ी सारे हैं, ये सब आ गए। तो आपकी डाइट इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होनी चाहिए। आपको मैक्रोज और माइक्रोज दोनों ही आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही मात्रा में लेना। ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लें, फैट ज़्यादा ले लें, प्रोटीन कम लें, एक बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एट अ टाइम मेरे को 40 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है, आप 100-150 ग्राम दे रहे हैं, एक्सेस प्रोटीन आपकी मसल की एट अ टाइम जितनी रिक्वायरमेंट होगी मसल उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी पूरा का पूरा फैट में आपके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस कैलोरी इंटेक भी अवॉइड करें, कैलोरी डेफिसिट में भी ना जाएं, एक बैलेंस डाइट रखें, रेगुलर ट्रेनिंग करें। और ये भी मैं देखा जैसे खिलाड़ियों में क्या था, कंपटीशन नजदीक आया, वो ट्रेनिंग जो है 4-4 सेशन कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जबकि क्या है कि ट्रांजैक्शन फेज किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन फेज वो है जो हमारा कंपटीशन अगर 12 महीने दूर है तो सबसे पहला फेज है ट्रांजैक्शन फेज आता है। तो हमारे में ट्रांजैक्शन फेज पे जो है ज्यादा वर्कआउट किया जाता है, मतलब उस समय हम जो जनरल फिटनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं आजकल, जैसे मेरा आजकल जो है हमारा जो है क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स कैलेंडर शुरू हो रहा है, अभी सारे कंपटीशन बहुत दूर हैं, तो हम मैं क्या कर रहा हूँ आजकल हमारी जनरल फिटनेस पे जोड़ रहे हैं। जैसे मंडे को हम जो है खिलाड़ियों को जो है करीबन जो है 5 किलोमीटर दौड़ाने ले जाते हैं, फिर वहां से दौड़ा के मीडियम पेस पे दौड़ाने ले जाते हैं, आने के बाद जो है बॉक्सिंग ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है, फिर स्टेपिंग भी चल रहा है मंडे को, काफी वर्कआउट है। उसके बाद जो है ट्यूजडे को हम लोग जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जोर रखा है, उस दिन बॉक्सिंग वर्कआउट नहीं करा रहा हूँ। फिर वेडनेसडे को हम लोग एजिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, फिर हम लोग जो है थर्सडे को स्प्रिंट पे वर्कआउट कर रहे हैं, बॉक्सिंग वर्कआउट कम कर रहे हैं उस दिन। फिर ऐसे ही हम लोग फ्राइडे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी आपने अनुभव किया होगा कि हम लोग जो है बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कम कर रहे हैं, जनरल फिटनेस पे
जोर दे रखा है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है लोगों को जो है। जो खिलाड़ी जो मुझे और दिन कहते हैं सर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करें क्लब की चाबी दो, आजकल कोई खिलाड़ी रुकता नहीं ट्रेनिंग के वास्ते, तो अपने घर जाते हैं रेस्ट करता है। तो इसी को ट्रांजेक्शन फेज होता है। ट्रांजेक्शन फेज में इतनी ट्रेनिंग करा देते हैं, ओवरलोड कर दिया जाता है खिलाड़ी को। और जैसे जैसे हमारा जो है कॉम्पिटिशन फेज नजदीक आएगा, PPT1 PPT2 नजदीक आएगा हमारा, है ना, हाँ, फिर PPT1 PPT2 बनेगा, उसके बाद कॉम्पिटिशन फेज आएगा, है ना, इतने सारे फेज होते हैं। ट्रांजिशन फेज आया, फिर PPT1 आया, फिर PPT2 आया, फिर हम कॉम्पिटिशन फेज आया। कॉम्पिटिशन फेज में हमारा जनरल वर्क बिल्कुल बंद हो जाएगा, केवल हम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करेंगे, हल्का फुल्का स्टिचिंग ग्लव्स पहने और सीधा बॉक्सिंग ट्रेनिंग कराई, तब जाके जो है बनता है बात। यही खाने के ऊपर होता है, खाने का बैलेंस लेके चलो। और जो है कॉम्पिटिशन टाइम पे हमने जो है ट्रेनिंग का वॉल्यूम भी कम करते हैं, इंटेंसिटी हाई करते हैं, वॉल्यूम को लो किया जाता है। वॉल्यूम का मतलब आपका टाइम पीरियड है, ऐसे नहीं आप 3-3 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 3 घंटा, फिर तो आदमी एनर्जी रहेगी नहीं बॉडी में। तो ये है जैसे जैसे जो है अभी ट्रांजिशन फेज में हम लोग वॉल्यूम भी लंबा है, इंटेंसिटी भी हाई है, ट्रेनिंग का जो है काफी हाई चलता है, यही है हमारा। बिल्कुल सही। कंपटीशन के टाइम पे ट्रेनिंग की, जैसे सर ने बताया, फ्रिक्वेंसी कम करना है, बढ़ाना नहीं होता। लोग उल्टा बढ़ा देते हैं कि कंपटीशन इंटेंसिटी हाई है, स्पीड वर्क करेंगे तो उसमें क्या वॉल्यूम कम। अभी हम जो है ऑक्सीजन करीबन 3.5 या 4 मिनट का जो है राउंड कर रहे हैं पंचिंग बैग पे, तो जाहिर सी बात है इतना लंबे टाइम तक जो है स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता आदमी। एक स्पीड को अपनी स्पीड जो 1 मिनट के बाद ड्रॉप करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर क्या है कि यही कॉम्पिटिशन टाइम पे हम क्या करते हैं, 2-2 मिनट का राउंड लेके चलता है कि जो है बंदा जो है बिल्कुल तेजी से 1 राउंड मार रहा है, पीछे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, एनर्जी के साथ जो वर्कआउट करेगा। तो इस तरह जो वर्कआउट चलता है। तो यार मैंने काफी दिनों बाद कभी इस तरह किसी से बात करना हुआ नहीं मेरा, क्योंकि खिलाड़ियों को समझाना नहीं हुआ। आजकल क्या है कि मैं ये देखा, खिलाड़ियों को समझाते हैं, बैठ के समझाते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से समझाने क्या है, हर कोई खिलाड़ी अपने घर में तसल्ली से बैठ के अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको समझ आएगा कि कोच साहब क्या बोलना चाहते हैं। भीड़ भड़ा के में नहीं समझा पाते हम। तो अधिकतर हमारा मकसद ये रहता है वीडियो बनाने का। पहले भी हमने जो है कभी जो है खिलाड़ी कम आते तो मैं पैडिंग की वीडियो बनाता हूँ, या कभी जो वर्कआउट वीडियो, ऐसे समय कम मिलता है, हर दिन ट्रेनिंग का लोड इतना ज्यादा होता है बच्चों, अगर मैं जो वीडियो की तरफ बढ़ गया तो मैं ट्रेनिंग नहीं करा पाऊंगा। कभी कभी होता है कोई खिलाड़ी जो है बीमार है, ट्रेनिंग में आ गया, इंजर्ड है, या काफी दिनों बाद आ गया, चलो उसके हाथ में कैमरा पकड़ाते हैं, बेटे थोड़ा वीडियो बना दो आप, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करा के, क्योंकि हम पहले दिन आते ही खिलाड़ी को 2.5 घंटा ट्रेनिंग नहीं करा सकते, उसका जो इंटेंसिटी हाई नहीं कर सकते, उसको हल्का सा बाउंस करा के उसको ब्रेक करते हैं। तो वॉल्यूम यही होता है कि हम खिलाड़ी का जो है नए खिलाड़ी का धीरे धीरे करके जो है पहले दिन कराएंगे तो पैक हो जाएगा फिर। तो इस तरह वीडियो में बहुत मजा आया मुझे। तो ललित जी हम लोग मिलेंगे पटियाला में, मैं अभी पटियाला आने वाला हूँ, मेरा भी कुछ दिन का टूर लगेगा, साइड में जो है कुछ देखते हैं क्या कुछ है, वो तो मैं आपको तब बताऊंगा जब जो है उधर ही कुछ नोटिफिकेशन आएगी, तो हम उधर ही मिलेंगे आपको पटियाला में, और वहीं बॉक्सिंग का वर्कआउट एंजॉय करेंगे फिर से। चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।